हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 7 तक कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 जिसमें कि हम सेक्शन 8 to 12 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें 3 तरीके की बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से एक ईजमेंट को इम्पोज किया जाता है, एक्वायर किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम एक ईजमेंट को किस तरीके से इम्पोज किया जाएगा, यानी कि ईजमेंट को किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा, तो उसकी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो सेक्शन 8 से लेकर 12 तक बेसिकली ईजमेंट बाय ग्रांट की बात होती है और इसमें हम देखते हैं कि लेसी, टेनेंट, को ओनर, कोई ट्रस्टी, सर्विएंट ओनर, लेसर, मॉर्गेजर, ये सारे लोग एलिजिबल होते हैं किसी ईजमेंट को ग्रांट करने के लिए, किसी ईजमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले सेक्शन 8 की बात करें तो देखिए, सेक्शन 8 में ये कह रहा है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का टेनेंट है तो वो भी यहाँ पर लीज दे सकता है, लेकिन कंडीशन ये होगी कि उसका जो राइट है, उसका जो इंटरेस्ट है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि ए जो है वो बी का टेनेंट है, ठीक है, और 20 इयर्स के लिए उसने ये टेनेंसी ली हुई है, ठीक है, और ए को बी ने जो है ऑथराइज भी किया हुआ है, उसको पावर दी हुई है कि वो अपना जो राइट है इस लीज के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है। अब क्योंकि बी ने ए को ट्रांसफरेबल राइट्स दिए हैं, तो इसलिए ए भी क्या कर सकता है, ईजमेंट को इम्पोज कर सकता है, लेकिन जो ए का इम्पोजिशन होगा या ए का जो ग्रांट होगा ईजमेंट का, वो केवल उतने ही ड्यूरेशन के लिए होगा जितने ड्यूरेशन के लिए उसकी लीज एग्जिस्ट करती है। जब ए की लीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसका जो ईजमेंट का इम्पोजिशन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन बी है उसको देख लेते हैं क्या कहता है। ए जो है एक टेनेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, किसी सर्टेन लैंड का, और उसके बाद, उसके मरने के बाद जो लैंड है उसकी जो ओनरशिप है वो बी को चली जाएगी एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर क्योंकि ए को सिर्फ जब तक वो जीवित है तब तक के लिए ही लैंड दी गई है, तो क्या यहाँ पर ए ईजमेंट को इम्पोज कर सकता है? तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी की कंसेंट के बिना ईजमेंट को इम्पोज नहीं कर सकता। ठीक है, जब बी की कंसेंट वो ले ले, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर तो बी है ना, तो जब बी की कंसेंट वो ले लेगा तभी ए ईजमेंट को आगे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सी कह रहा है ए बी एंड सी आर को ओनर्स ऑफ सर्टेन लैंड। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं। मतलब अगर हम ए बी और सी तीन लोगों को यहाँ पर ले रहे हैं तो तीनों में जो प्रॉपर्टी है वो बराबर बटेगी। ए कैन नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ बी एंड सी इम्पोज एन ईजमेंट ऑन द लैंड। तो एक व्यक्ति को जो है ईजमेंट को क्रिएट करने से पहले बाकी दो को ओनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल डी। इसमें ये कह रहे हैं कि एक लेसर है, उसके दो लेसी हैं ए और बी। ए के पास है फील्ड एक्स और बी के पास है फील्ड वाई। ठीक है, जो फील्ड एक्स है ए के पास वो 5 साल के लिए है और जो वाई के पास फील्ड बी है वो 10 साल के लिए है। अब लेसर ने ए को जो राइट दिया है, जो इंटरेस्ट दिया है, वो ट्रांसफरेबल दिया है, जबकि बी को ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट उसने नहीं दिया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ए को ट्रांसफरेबल राइट दिया गया है, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट दिया गया है, इसलिए ए जो है, जो उसको फील्ड मिला है एक्स, उसमें ईजमेंट क्रिएट कर सकता है बी के फेवर में। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पर ये जो क्रिएशन है, ये जो इम्पोजिशन है ईजमेंट का, ये खत्म होगा जब ए की लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ए की लीज के खत्म होने के बाद ये जो ईजमेंट है ये भी खत्म हो जाएगा बी के फेवर में। तो ये कुछ बातें थी टेनेंट्स की और को ओनर्स की। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 8 के बाद अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। देखिए, सेक्शन 9 में कह रहे हैं कि जो सर्विएंट ओनर्स होते हैं, देखिए वो तो हम जानते ही हैं कि वो ईजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कि क्योंकि हमने जब ईजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही देखा था कि जो
डोमिनेंट ओनर होता है उसको सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर ईज़मेंटरी राइट होता है, ठीक है? तो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेनिफिशियली एन्जॉय कर सके। तो बेसिकली जो सेक्शन 9 है वो ये कह रहा है कि एक बार ईज़मेंट क्रिएट करने के बाद क्या सर्विएंट ओनर फर्दर कोई ईज़मेंट क्रिएट कर सकता है? तो ये कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईज़मेंट है उसकी जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो उसकी वैल्यू है, जो उसका यूसेज है, वो कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 2 पहले का ही ऑलरेडी कोई ईज़मेंट उस पे चल रहा है, तो उस ईज़मेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फर्दर ईज़मेंट क्रिएशन से, ठीक है? तो इसमें 2 इलस्ट्रेशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन ए में ये कह रहा है कि ए जो है उसको ये राइट दिया गया है कि वो सनराइज़ से लेकर नून तक, ठीक है, बी के स्ट्रीम से वाटर यूज़ कर सकता है अपनी मील के लिए। बी जो है वो सी को दे सकता है और ये कह सकता है सी से कि तुम जो है मेरे स्ट्रीम का वाटर ले सकते हो, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी नून टू सनसेट, ठीक है? तो सनराइज़ से लेकर नून तक तो ए के लिए होगा, फिर नून से लेकर सनसेट तक वो सी के लिए क्रिएट कर सकता है, ठीक है? मतलब इसमें जो ए है उसकी सप्लाई किसी तरीके से इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए बी क्या कर सकता है सी के फ़ेवर में ईज़मेंट्री राइट क्रिएट कर सकता है नून टू सनसेट तक। प्रायर ईज़मेंट है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए सब्सिक्वेंट ईज़मेंट से। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, वो ये कहता है, ए के घर को जाने का जो रास्ता है, वो बी की लैंड के ऊपर से होते हुए गुजरता है, ठीक है? तो बी जो है फर्दर अपनी लैंड को सी के ऊपर ईज़मेंट ग्रांट कर सकता है और सी को ये कह सकता है कि जो उस रास्ते पे घास उग रही है, तुम उस अपनी कैटल्स को उस घास के ऊपर ग्रेजिंग के लिए ला सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस कैटल ग्रेजिंग के कारण ए का जो राइट है, एज राइट ऑफ वे, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। आने जाने का जो रास्ता है वो किसी भी तरीके से इंटरप्ट नहीं होना चाहिए सी के कैटल्स के कारण, सी के कैटल्स की ग्रेजिंग के कारण। तो ये आपका सर्विएंट ओनर दे सकते हैं फर्दर ईजमेंट में सर्विएंट हेरिटेज को। कंडीशन यही है कि जो प्रायर ईजमेंट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10 में लेसर और मॉर्गेजर की। क्योंकि लेसर जो है वो जो भी प्रॉपर्टी उसने लीज की हुई है लेसी को उसके ऊपर ईजमेंट क्रिएट कर सकता है, बस कंडीशन ये होगी कि जो लेसी के राइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वो ईजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि लेसी के राइट्स डेरोगेट हो रहे हैं, ठीक है? और मॉर्गेजर भी जो है वो जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ईजमेंट क्रिएट कर सकता है, पर इस ईज़मेंट के कारण जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इनसफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो सिक्योर्ड अमाउंट से, लोन अमाउंट से एटलीस्ट 1/3 एक्सीड करना चाहिए और अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग है, तो उसकी वैल्यू डेट अमाउंट से हाफ एक्सीड होनी चाहिए, तभी जो है ये माना जाएगा कि ये सिक्योरिटी सफिशिएंट है और इस ईजमेंट के कारण सिक्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब मॉर्गेजर ईजमेंट क्रिएट कर सकता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर उस ईजमेंट क्रिएशन के कारण जो लोन अमाउंट सिक्योर किया गया है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ना हो पाए कि इस ईजमेंट क्रिएशन के कारण मॉर्गेज प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए और जिससे कि वो लोन वापस चुकाने में असमर्थ हो जाए। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ईजमेंट क्रिएशन होने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो लोन अमाउंट जो सिक्योर किया गया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो लेसर और मॉर्गेजर ईजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि लेसी के राइट्स डेरोगेट नहीं होने चाहिए और मॉर्गेज के केस में जो सिक्योरिटी है वो इनसफिशिएंट नहीं होनी चाहिए।
अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। देखिए लेसी भी जो है ईजमेंट क्रिएट कर सकता है। कंडीशन ये है कि लेसर के और जो सुपीरियर प्रोप्राइटर हैं उनके राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब तक कि उसका लीज पीरियड है तभी तक वो जो है इस पर इम्पोजिशन रहेगा ईजमेंट का, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 12 में देखिए बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो ईजमेंट को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होगा, यानी जैसे हम पहले बात कर रहे थे डोमिनेंट ओनर की, तो वो या फिर उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन जो कि इस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपायर है, वो जो है ईजमेंट को एक्वायर कर सकता है, उसको ही ईजमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो या दो से ज़्यादा मालिक हैं, तो कोई एक मालिक जो है बिना किसी दूसरे की कंसेंट के, बिना किसी दूसरे मालिक के कंसेंट से ईजमेंट को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियली इंजॉय कर सके। ठीक है, और जो इसमें थर्ड पैरा है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति है एक्स और उसके पास दो प्रॉपर्टीज है, एक है प्रॉपर्टी ए और दूसरी है प्रॉपर्टी बी। तो देखिए जो प्रॉपर्टी बी है वो तो उसके अपने नाम पे है, मतलब उसका वो ओनर है। और जो प्रॉपर्टी ए है वो उसने लीज में ली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स जो है वो जो लीज्ड प्रॉपर्टी है, जो लीज में उसने प्रॉपर्टी ली है यानी प्रॉपर्टी ए, उसके ऊपर एक्स जो है वो प्रॉपर्टी बी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो ईजमेंट नहीं ले सकता। सिंपल सी यही बात है कि अगर एक प्रॉपर्टी का वो ओनर है और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी लीज पर है, तो जिसका वो ओनर है उसके बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए वो दूसरी प्रॉपर्टी जो कि लीज पर है उसके ऊपर ईजमेंट नहीं ले सकता। तो सिंपल यहाँ पर सेक्शन 12 में इतना ही बताया गया है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लीजिए जिसको कि ये सारे लेक्चर्स की ज़रूरत है, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।